नमस्कार दोस्तों। आज मूल अधिकारों का सबसे अंतिम अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में, उसको आज देखेंगे। इससे पहले 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पढ़ चुके हैं हम। आज छठवां मूल अधिकार का अनुच्छेद जो छठवां अधिकार मिला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको देखेंगे जो आर्टिकल 32 में है, जो एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी, मैं समझता हूँ किसी भी भारतीय नागरिक को आर्टिकल 32 के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। इस सबसे अंतिम संवैधानिक अधिकारों के बारे में जरूर जानकारी, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कभी न कभी पड़ाव जरूर आता है जब उसके मूल अधिकारों का हनन होता है और उसको पता नहीं होता है अपना अधिकार कि वो अधिकार मिलेंगे कैसे। तो एक आप वो अधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया है, इस मूल अधिकार जो उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, इसी के तहत मिला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में है और ये छठवां सबसे लास्ट है। इससे पहले हम 5 पढ़ चुके हैं। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार देने के साथ साथ उनके संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार देकर उनका संरक्षण भी किया। मूल अधिकार तो दे दिया, लेकिन मूल अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि इसकी क्या गारंटी कि वो चीजें उन्हें मिलेंगी। अगर उनसे कोई वो अधिकार छीनने लगा तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसी के साथ साथ छठवें मूल अधिकार में ये व्यवस्था कर दिया गया कि आप उसका संरक्षण कैसे करेंगे। तो क्या होगा, मूल अधिकार का संरक्षण को एक मूल अधिकार बना दिया गया, यानी कि 5 अधिकार को दिया गया और छठवां अधिकार आपके मूल अधिकारों में ही जोड़ दिया गया कि आप उसका संरक्षण भी कर सकते हैं और उसका माध्यम बनाया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसके महत्ता को देखते हुए और आर्टिकल 32 के महत्वपूर्ण जो इसकी भूमिका है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसको देखते हुए बहुत लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। लेकिन प्रमुख 2 लोग ऐसे हैं जो अक्सर न्यूज में इस मामले में ये रहते हैं सबसे पहले प्रमुखता से कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, क्या समझा इसको। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को इस आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। आत्मा, देखिए, आत्मा हृदय, दिल तथा दीवार की संज्ञा दी है। अर्थात B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं वो संविधान की आत्मा है, वो संविधान का हृदय है, वो संविधान की दिल है, वो संविधान की दीवार है। इतनी उपमा दी जाती हैं जो अक्सर इसमें इसी को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को क्या क्या संज्ञा दी है। ये चीजें एक थे गजेंद्र गटकर, इनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। गजेंद्र गटकर ने, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस उस समय। तो उन्होंने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार माना। उन्होंने कहा 6 अधिकार मिले हैं, 5 जो मिले हैं उन सभी पे भारी है ये छठवां मूल अधिकार आर्टिकल 32 में। सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार इसको माना, यानी क्या, सबसे महत्वपूर्ण माना। और क्या कहा, प्रजातांत्रिक भवन कहा, यानी एक प्रजातंत्र का जो भवन है वो एक भवन का निर्माण करता है। ये इसको हटा दीजिए तो आप प्रजातंत्र का दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, इतना महत्वपूर्ण इसको भूमिका है। यानी प्रजातंत्र का भवन और सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार माना गजेंद्र गटकर ने आर्टिकल 32 को। अब इसके बाद देखें, फंडामेंटल राइट हनन के बारे में दिया गया
इससे व्यवस्था किया गया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दावेदारी कर सकते हैं। अन्य कोई मामला होता है तो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें व्यवस्था किया गया कि आपके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो बड़ी बात होगी, आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही साथ आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मूल अधिकारों के हनन से संबंधित सुनवाई, मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दो न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत प्रावधान किए गए हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। दोनों न्यायालय में किसी में भी जा सकते हैं, चाहे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाइए चाहे पहले हाई कोर्ट में जाइए, किसी में भी जाइए। इसकी शक्तियां अलग अलग हैं, आर्टिकल अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत शक्ति दिया गया है कि आप मूल अधिकारों के हनन पे सुनवाई करिए, उनके अधिकारों को प्राप्त करवाइए। और हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल के तहत ये शक्ति मिली है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कितना क्षेत्राधिकार है, इसका कितना अधिकार है। अब अगर पढ़ें आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, देखिए आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार देता है रीट जारी करने का। रीट क्या, एक तरह से शक्ति है। जब कुछ गलत होता है तो एक तरह से वो पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये गलत क्यों होता है, कार्रवाई करने का एक शक्ति दिया गया है। क्या हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट को 226 के तहत यह अधिकार मिला गया है। 5 तरह का रीट जारी करने का, 5 तरह की एक तरह से कहें कार्रवाई करने की शक्ति दिया गया है। फंडामेंटल संरक्षण के लिए 5 तरह के रीट जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अंतर बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। कौन कौन से हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या होता है? दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। सबसे पहले समझ लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसका प्रयोग कोर्ट द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष शरीर सहित उपस्थित करने के लिए किया जाता है, ताकि न्यायालय उसके गिरफ्तारी के औचित्य का परीक्षण कर सके। इसमें जब किसी की गिरफ्तारी होती है और व्यक्ति को लगता है कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, तो वो व्यक्ति या किसी अपने वकील के माध्यम से उसके अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी हो चुकी है और न्यायालय में पेशी नहीं हुई है, तो उसी समय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय एक रीट जारी करता है उस अधिकारी को, उस पदाधिकारी की जिसके क्षेत्राधिकार में उसकी गिरफ्तारी हुई है, कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित न्यायालय जो आपके नजदीक जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करिए, ताकि हम ये जान पाए, हम इसका परीक्षण कर पाए कि इसकी गिरफ्तारी सही हुई है कि नहीं, विधि के अनुकूल हुई है कि नहीं, अवैध गिरफ्तारी तो नहीं है। इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग के कुछ भेद है, जैसे व्यक्तियों पे व्यक्तिगत और सार्वजनिक, ठीक, व्यक्तिगत सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ भी किया जा सकता है, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है उसके खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है, दोनों के खिलाफ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और किस पे नहीं कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इसको हिरासत कानून सम्मत हो, हिरासत कानून सम्मत हो। अगर हिरासत कानून के तहत हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कार्यवाही किसी भी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से हो। यानी कार्यवाही कोई विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल है, जाहिर सी बात है विधि निर्माता है, उसके द्वारा की गई है, या किसी न्यायालय के
अवमानना के तहत की गई है तो पहले से ही वैधानिक कार्रवाई हो गई, तो उसमें भी रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, न्यायालय के द्वारा हिरासत अथवा न्यायालय के द्वारा हिरासत हुआ हो अथवा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो, ये कब जारी नहीं कर सकता है कोई न्यायालय। या तो हिरासत करने का न्यायालय ही आदेश दिया है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, तब नहीं जारी कर सकता है। जब आदेश न्यायालय दिया है तो जारी कैसे करेगा, रोक कैसे लगाएगा। दूसरा, वो न्यायालय जारी नहीं कर सकता है जिसका एक अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ, अपने अधिकार क्षेत्र में ही जारी कर सकता है। हर न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार होता है, तो उनके क्षेत्राधिकार में वो हिरासत होना जरूरी है। ये हो गए महत्वपूर्ण पॉइंट बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है, इसका अभिप्राय हम जारी करते हैं, मतलब जारी किया जाता है, पत्र जारी किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने पद से जुड़े हुए कार्य न करने के संबंध में। जैसे किसी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई विद्यालय है, कोई, तो उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल महोदय है, वो प्रिंसिपल के पद पे तो बैठे हैं लेकिन उससे संबंधित कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसमें से प्रशासन कोई भी शिक्षक या कोई उसका कर्मचारी कोर्ट में चला जाएगा कि भैया कि साहब महोदय, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं वो उस पद पे तो धारण बैठे हैं, लेकिन उसके जो कर्तव्य होते हैं वो निष्ठा से नहीं निभा रहे हैं। तो कोर्ट उनसे पूछेगा कि आप कारण बताइए कि जिस पद पे आप बैठे हैं उसके कर्तव्य का निर्वहन आप ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके तहत कार्रवाई की जाती है। अगर संतुष्ट जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई होती है इसके तहत। लेकिन इसमें कुछ निषिद्ध है, जैसे निजी व्यक्तियों, किसी व्यक्ति विशेष, कोई निजी व्यक्ति है अपने, तो उसमें नहीं कर सकते। ये सरकारी चीजों में सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए जारी किया जाता है, निजी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे नहीं कर सकते हैं। कोई विभाग, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे भी जारी नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति से नहीं पूछ सकते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल से नहीं पूछ सकते हैं कि आपको राज्यपाल का पद दे दिया गया, आप उसका निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई भी गैर संवैधानिक, जो संवैधानिक नहीं हो, सार्वजनिक नहीं हो, कोई भी विभाग हो, उसमें रिट नहीं जारी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को भी रिट नहीं जारी किया जा सकता है आदि के विरुद्ध। इतना चीजें हैं परमादेश में। प्रतिषेध में क्या है, ये न्यायिक रिट है। क्या न्यायिक रिट है? न्यायिक रिट मतलब क्या, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को जारी करता है, मतलब कोर्ट के द्वारा ही आपस में उसमें जारी करना होता है। इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय, कोई बड़ा न्यायालय जो होता है वो अपने से छोटे न्यायालय को, कोई भी बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालय को जारी करता है कि शीर्ष न्यायालय छोटे कोर्ट में चल रहा कोई मामला होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो कहता है कि भैया छोटे, आपका जो वो जिस पे विचार करने वाले हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस पर कोई भी विचार विमर्श मत करिए, कोई भी निर्णय मत लीजिए। निर्णय की तो बातें छोड़ दीजिए, उस पर विचार ही मत करिए क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो प्रतिषेध, एक तरह से रोक लगाया जाता है, फला मामले पे वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस पर कोई भी विचार विमर्श मत करिएगा। ठीक। अब तीसरा है, चौथा, उत्प्रेषण के तहत, ये भी एक न्यायिक रिट है, ये भी एक न्यायिक रिट। इसमें भी शीर्ष न्यायालय अपने निम्न अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसमें क्या करता है, किसी निर्णय को रद्द करने अथवा अपने पास मंगवाने के लिए सूचना भी प्राप्त। इसमें क्या होता है, इसमें जो उच्च न्यायालय होता है, कोई भी बड़ा न्यायालय अपने छोटे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट में भी क्या नाम है, उससे छोटे जो होते हैं उससे संबंधित न्यायालय को उसमें जारी कर सकता है। कोई भी बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को उसमें क्या कर सकता है, कोई भी कोर्ट अगर निर्णय दिया है तो उससे बड़ा वाला कोर्ट अगर, तो क्या कर सकता है, उसको रद्द करने के लिए, उसको किसी निर्णय को रद्द करने के लिए उसके निर्णय को रद्द कर देता है कि वो जो फला जो छोटा कोर्ट है जिसने निर्णय दिया वो गलत है,
उसको रद्द कर सकता है, साथ ही साथ वो मामला अपने पास मंगवा सकता है, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ जानकारी भी मांग सकता है। ये चीजें हैं। निर्णय रद्द कर सकता है, छोटे न्यायालय ने निर्णय दे दिया, बड़े न्यायालय क्या कर सकता है, उत्प्रेषण के तहत उसको रद्द कर सकता है, वो मामला अपने पास मंगवा भी सकता है और उससे संबंधित जानकारी भी मांग सकता है। ये काम उत्प्रेषण के तहत होता है, इसीलिए इसको संज्ञा पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है इसको। और अगर पांचवा कहें तो अधिकार परीक्षा, इसमें क्या है, सार्वजनिक पद को गैर वैधानिक तरीके से धारण करना। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब एक थे, वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद विभाग से किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई, वरिष्ठता के क्रम में किसी उसी कॉलेज में जो समितियां होती हैं, एक व्यक्ति को चुनना था, दो व्यक्तियों में लड़ाई थी, एक कह रहा था मैं वरिष्ठ, एक कह रहा था मैं वरिष्ठ, दो लोगों में झगड़ा था। उसमें हुआ क्या कि जो वरिष्ठ, जो कानूनी रूप से वो उस पद के लिए नहीं बना है, फिर भी वो क्या करता है, जबरदस्ती उस पद को धारण कर लेता है। प्रिंसिपल जो भी जो अध्यापक है उस पद पे क्या कर कब्जा कर लेता है, वो कहता है हम नहीं हटेंगे। तो जो योग्य व्यक्ति है वो कोर्ट में जाएगा, कहेगा देखिए भाई एक अधिकार हमारा है उस पद का, लेकिन एक हमारे पद पे कब्जा कर लिया गया है गैर कानूनी तरीके से। तो अधिकार परीक्षा के तहत कोर्ट पूछता है कि भाई साहब जो कोर्ट पे जो उस चेयर पे उस पद पे बैठे हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, तो कोर्ट पूछता है भैया आप किस अधिकार से उस पद पर आसीन है, जरा हमको ये बता दीजिए लिखित रूप में। जाहिर सी बात है गैर कानूनी होता है तो लिखित रूप में दे नहीं सकते हैं, सीधे उस पर उससे हट जाते हैं, असंतुष्ट कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन पर कार्रवाई होती है। यानी कि ये चीजें हो गई। अब ये हो गया अधिकार परीक्षा। अब इसमें अंतर देख लीजिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। देखिए पहली बात, दोनों न्यायिक रीट है, यानी एक उच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय को शीर्ष न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, दोनों में समानता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रोका जाता है, कोई भी निर्णय देने से पहले रोक दिया जाता है कि आप उस पर विचार विमर्श सही मत करिए, वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है, इसमें कोई भी निर्णय दे दिया गया होता है, उस निर्णय को रद्द किया जाता है बाद में, अंतिम चरण में जो निर्णय दे दिया गया छोटे न्यायालय से, बड़ा कोर्ट उसको रद्द कर देता है या अपने पास मंगवा लेता है या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये चीजें हो गई, इसमें अंतर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी रीट के संबंध में, रीट जारी करने के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार व्यापक है। मतलब हाई कोर्ट अधिक क्षेत्रों में उसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है रीट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट का संकुचित है। लेकिन अंतर है, क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के क्षेत्र में रीट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट रीट जारी करने से मना कर सकता है कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता है। ये अंतर होता है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार सहित अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय है, इसमें जो होता है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो व्यापक है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सिर्फ मूल अधिकार पे न्यायालय रीट जारी कर सकता है। इसलिए इनका क्या है, हाई कोर्ट की तुलना में इनका क्षेत्राधिकार छोटा है। सुप्रीम हाई कोर्ट मना कर सकता है कि हम रीट नहीं जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं कर सकता। आपके अधिकार का हनन हुआ वो परीक्षण जरूर करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय है, इसी उसकी प्रकृति को देखते हुए कि किसी भी मामले में अगर आपका मूल अधिकार हनन हुआ है तो निश्चित तौर पे वो आपकी सुनवाई करेगा ही करेगा। तो इसीलिए इसको जो है मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का संरक्षक माना गया है। अक्सर ये पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ही माना गया है। इसी के साथ साथ बाकी जो बचे आर्टिकल हैं 33, 34 और 35 देख लेते हैं। 31 इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 33। देखिए आर्टिकल 33 ये अपवाद है, क्या संसद को शक्ति मिला है, इसके तहत संसद को शक्ति दिया गया है इसी अधिकार, मतलब जितना हम अधिकार पढ़े हैं इतना मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकारों में 6 अधिकारों को इस पर रोक लगा सकता है कौन? संसद। किसके लिए? सशस्त्र बल, जो फौजी लोग होते हैं, अर्धसैनिक बल, पुलिस के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, मूल अधिकार, इनके लिए प्रतिबंधित कर सकता है। जाहिर सी बात है, उनके देश के विकास में, देश की सुरक्षा में काम करना है, तो वो अपने मूल अधिकारों को हर जगह मांग नहीं कर सकते हैं। संसद विधि बना के उनके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है कि फला फला मूल अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, या फला फला ये फला फला स्थान पे नहीं मिलेगा। उसमें क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं, संकुचित कर सकती है। संसद को ये शक्ति दिया गया अनुच्छेद 33 के तहत, इसीलिए ये मूल अधिकारों का अपवाद है। साथ ही साथ और आप उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसके तहत भी व्यवस्था किया गया है कि संसद आपके मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए, किसको? इसको सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसियां, संबंधित जो भी लोग होते हैं सार्वजनिक, तो उनको उनके मूल अधिकारों का उनको सीमित कर सकती है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और आर्टिकल 34 को देखें, 34 में क्या है? संसद को शक्ति मिला है, इसमें भी संसद को शक्ति मिल गया क्या? सैन्य शासन के दौरान सेना के कार्यों को मान्यता देने के लिए विधि बनाए, न्यायालय में चुनौती नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं। इसमें भी 34 के तहत संसद को शक्ति मिला है कि जब सैन्य कार्रवाई होती है, कहीं पे सैन्य कार्रवाई होती है, तो सही गलत जो भी कार्रवाई वो देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, तो जो भी उनकी कार्रवाई होती है सबको मान्यता देगी। आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, देखिए सैनिक हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देश की सुरक्षा की बात होती है। तो उस देश की जो सैनिक की सैन्य जो भी कार्यक्रम होंगे, उनके जो भी सैन्य के दौरान जो भी उनके कार्य होंगे, उसको सरकार क्या संसद मान्यता दे सकती है एक विधि बनाकर संसद के द्वारा, उसको लेकर भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 35 इसमें फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए इसमें अधिकार दिया गया लास्ट में कि संसद को ये शक्ति मिलेगी, अधिकार होगा कि कोई विधि लाए संसद में, विधि के द्वारा मूल अधिकारों को और प्रभावी बना सकती है और अधिकार दे सकती है, ये संसद को दिया गया है। लेकिन किसी भी राज्य के विधानमंडल या किसी अन्य निकाय को ये शक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद को। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम अधिकार होगा और ये टोटल होगा खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे DPSP, नीति निर्देशक तत्व 36 से, आर्टिकल 36 से क्या होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए